बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे की एंट्री हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक कर कई बड़े ऐलान किए। बैठक के बाद मोर्चा ने आज आक्रोश दिवस मनाने की बात कही है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच पर निकले किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कई बड़े ऐलान किए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया, जबकि 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने की बात कही। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर आप अपने स्टेट में, आप अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन से अलग करने की मांग करते हुए 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान WTO का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की भी मांग की। संयुक्त किसान मोर्चे से अलग हो चुके पुराने सदस्यों से तालमेल के लिए एक कमेटी गठित की गई। इधर किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच खाद्य मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गेहूं की खरीद शुरू होने से पहले ही किसानों की समस्या दूर करने की उम्मीद जताई। एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार उनसे लगातार बातचीत कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार आगे की बातचीत और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताओं का समाधान निकालने के लिए तैयार है। गेहूं खरीद पर केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा कि कई राज्यों के साथ बातचीत के बाद बाजार में आवक के साथ मार्च के पहले पखवाड़े में गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और अगर अगले 10 से 15 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहता है तो इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई है। 2023-24 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.4 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यानी 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 10.77 करोड़ टन था। उत्तर प्रदेश के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से भी अच्छी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक तीनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आप में सहमति बन गई है। लंबी बैठकों और चर्चा के बाद आखिरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीट है, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की सभी 7 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है इंडिया अलायंस के बहुत मजबूत जो है दल हैं और मिलके इस बार जो है दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें जो है इंडिया अलायंस हराएगी। इसके साथ ही हरियाणा, गुजरात में भी दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। अभी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी क्लोज होगी। हालांकि पंजाब को लेकर दोनों दलों की स्थिति साफ नहीं हुई है कि वहां भी दोनों साथ लड़ेंगे या अलग। और शरद पवार की गुट को चुनाव आयोग की ओर से नया चुनावी सिंबल मिल गया है और इसके बाद पार्टी की तरफ से दिल्ली के सिंहासन को हिला देने का जो दावा है वो भी किया जा चुका है। नया नाम मिलने के बाद शरद पवार की पार्टी को चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से एनसीपी शरद चंद्र पवार को तुतारी बजाता हुआ व्यक्ति सिंबल के तौर पर जारी किया गया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पार्टी ने मराठी भाषा में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवराय का शौर्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है। यह तुतारी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है।
दरअसल पिछले साल जुलाई में अजित पवार और 8 अन्य विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 गुटों में बंट गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी माना और घड़ी चिन्ह आवंटित कर दिया था। वहीं चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार दिया था, जिसके खिलाफ पवार गुट सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से चुनावी शंखनाद किया और फिर से सरकार बनाने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार पर भी हमला बोला। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। बता दें कि 2014 में छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट बीजेपी ने जीती थी। वहीं 2019 के चुनाव में 11 में से 9 सीट पर कामयाबी हासिल हुई थी। दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा से चुनावी प्रचार का आगाज किया। उन्होंने दावा किया कि तीसरे टर्म में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है। जनता ने इतना विश्वास दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब लोग ये मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में किसी की सरकार होगी तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी। इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया और इस पर विवाद भी खड़ा हो चुका है। एनसीपीसीआर यानी कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने वेबसाइट पर जारी इस फतवे को लेकर आपत्ति जाहिर की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर घिर गया है। इस्लामिक संस्था ने वेबसाइट के जरिए ये फतवा जारी किया, जिसमें गजवाए हिंद को महिमा मंडित करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस फतवे को लेकर आपत्ति जताई और स्थानीय प्रशासन को चिट्ठी लिखकर मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने भी दारुल उलूम के फतवे पर नाराजगी जताई और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए योजना और रचना बनाई जा रही, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय के लेकर सरकार को संज्ञान में लेकर और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रतिबंध करना चाहिए। एनसीपीसीआर के मुताबिक देवबंद का ये फतवा बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना पैदा कर सकता है। बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ होगा और इस साल का आईपीएल 2 हिस्सों में खेला जाना है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के साल 2024 के संस्करण का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होगा। आईपीएल 2024 की शुरुआत चेन्नई में होगी। इतना ही नहीं, चैपॉक स्टेडियम में इस बार ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। पहले 2 हफ्तों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 4 प्ले ऑफ मैचों समेत कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले भाग में 21 मैच शामिल हैं जो 10 शहरों में खेले जाएंगे। हर एक टीम कम से कम 3 मैच और ज्यादा से ज्यादा 5 मैच खेलेगी। 17 दिनों में 14 खेल दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, आरसीबी के लिए निर्धारित हैं, जबकि अन्य सभी टीमों को 4-4 मैच खेलने का कार्यक्रम है। वहीं केकेआर केवल 3 मैच खेलेगी। इस बार सीजन का फाइनल 26 मई को खेला जाएगा, जो कि T20 विश्व कप से ठीक 5 दिन पहले होगा। महिलाओं का प्रीमियर लीग भी आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और पिछले सीजन की उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में पिछली बार की तरह इस बार भी फाइनल को मिलाकर कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। तो भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के बनिहाल में फंसे छात्रों को जवानों ने रेस्क्यू किया है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बर्फबारी के बाद देखिए रास्ते बंद होने की वजह से ये छात्र वहां फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो बर्फबारी अब तक मौसम को खुशगवार बना रही थी, वही अब मुसीबत बन गई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में कई रास्ते बंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी।
इस दौरान यहाँ राजस्थान के उदयपुर के लॉ कॉलेज का छात्र दल भी फंस गया था। इन लोगों में लॉ कॉलेज के 7 कर्मचारी जबकि 74 छात्र शामिल थे। इसकी जानकारी मिलते ही सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जवानों ने काफी कोशिश के बाद यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। काजीगुंड में लैंडस्लाइड की वजह से हम फंस गए थे। उस दौरान हमें इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी मदद मिली। तो इंडियन आर्मी के बारे में आज सुना था, आज तक तो सुना था, आज देख भी लिया। बहुत अच्छी हमको स्लीपी बैग्स, फूड पैकेट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए। छात्रों को सुरक्षित निकालने के बाद जवानों ने उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और एवलांच की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 21 से 25 फरवरी के बीच मुंबई में गायत्री परिवार का 47वां अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। नवी मुंबई में गायत्री परिवार का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल अश्वमेध यज्ञ आयोजन चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी परिवार के साथ यज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ हवन भी किया। अश्वमेध यज्ञ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि समुद्रगुप्त के काल के बाद गायत्री परिवार की ओर से एक सफल अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह एक संयोग है कि जब समुद्रगुप्त के काल के पश्चात एक सफल गायत्री परिवार की ओर से अश्वमेध महायज्ञ आज हो रहा है, तो वहीं रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा इसी समय हो रहा है। इस अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। 1008 कुंडीय यज्ञ में करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।